नमस्कार, मैं साकिब कुमार, आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। हाजीपुर लोकसभा सीट की रणभूमि में एक तरफ जहां चिराग पासवान है तो वहीं दूसरी तरफ शिवचंद्र राम। अब ये तो वक्त बताएगा कि इस सीट पर क्या होता है, लेकिन ये वही सीट है जहां पर चिराग पासवान लगातार अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे और एनडीए ने ये फैसला लिया और चिराग पासवान को मौका दिया। चिराग जी, सबसे पहले ये बताइए कि इस सीट पर लगातार आप दावेदारी पेश कर रहे थे, एनडीए ने आपके ऊपर भरोसा जताया और आपको ये मौका दिया। कैसे देख रहे, कैसा फाइट होगा इस बार हाजीपुर का? देखिए, पहली बात तो मैं मानता हूँ कि किसी भी गठबंधन में एक जनाधार एक बहुत बड़ा आधार होता है जी। गठबंधन में आपको सम्मिलित करने को लेकर। ऐसे में मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के तमाम घटक दलों को ये विश्वास चिराग पासवान पर हाजीपुर की सीट को लेकर, खास तौर पर क्योंकि इसको लेकर कई समय से चर्चा चल रही थी, ये फीडबैक या ये सर्वे रिपोर्ट उनके पास ज़रूर रही होंगी, क्योंकि अंततोगत्वा चुनाव में विनिबिलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जहाँ तक रही बात मेरी और हाजीपुर की जनता की, वो रिश्ता कभी हम लोग का नेता या किसी संसदीय क्षेत्र का कभी रहा ही नहीं। मैं तो बचपन में तब से हाजीपुर जा रहा हूँ जब से राजनीति का र तक मुझे नहीं आता था। पिता का हाथ पकड़कर उनके साथ जाता था और एक बेटे के तौर पर। और हाजीपुर ने भी, मेरे नेता ने भी हाजीपुर को अपनी माँ का दर्जा दिया। उन्होंने भी वही रिश्ता हाजीपुर से एक बेटे वाला बना के रखा। ऐसे में उसी भूमिका में अपने नेता, अपने पिता के अधूरे सपनों को पूरा करने की सोच के साथ जा रहा हूँ। पापा चाहते थे कि हाजीपुर देश के सबसे विकसित लोकसभाओं में से एक हो। ऐसे में उसी सोच के साथ हाजीपुर को विकसित, समृद्ध हाजीपुर बनाने के लक्ष्य के साथ जा रहा हूँ। जी। एक जिस तरीके से अभी चुनाव है, लगातार राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव हो या तेजस्वी यादव हो, पीएम मोदी के ऊपर आक्रामक दिख रहे हैं। एक तरफ जहां तेजस्वी का कहना है कि पीएम के पास, एनडीए के पास कोई एजेंडा नहीं है, सिर्फ वो जाति धर्म राजनीति, हिंदू मुस्लिम, इसके ऊपर सिर्फ राजनीति कर रही है। अच्छा, अब उल्टा उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हाँ, आप मुझे बताइए, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कौन करता रहा? इनके गठबंधन के प्रधानमंत्री मनमोहन जी का वो बयान कि देश के संसाधनों पर अगर किसी का पहला हक है तो वो देश के मुसलमानों का है। इस तरीके की बातें कर कर जब ये देश में तुष्टीकरण की या अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं, शिकायत वहाँ से शुरू होती है। मेरे प्रधानमंत्री जब देश में विभिन्न तरीके की योजनाएं लेकर आए, गरीब कल्याण से जुड़ी हुई, उसमें तो हम लोगों ने कहीं हिंदू मुस्लिम नहीं किया। कहीं पे शौचालय के निर्माण में ये नहीं देखा गया कि भाई हिंदू महिला के घर पे बन रहा है कि मुस्लिम महिला के घर पे। आज 81 करोड़ लोगों को जब देश में मुफ्त राशन दिया जा रहा है तो उसमें से उस एक बड़ी आबादी को तो नहीं बाहर निकाल दिया गया क्योंकि आप मुस्लिम वर्ग से आते हैं। उन लोगों को भी उसमें वही 5 किलो अनाज दिया जा रहा है जो बाकी देश की आबादी को दिया जा रहा है। जब उज्ज्वला योजना के तहत जब गैस का वितरण किया जा रहा था तो उसमें तो ये नहीं देखा गया कि कौन मुस्लिम परिवार का है, कौन हिंदू परिवार का है। ये सोच है हमारे प्रधानमंत्री जी की, समावेशी विकास की सोच, और उसी सोच के साथ अपने द्वारा किए गए कार्यों पर ही हम लोग आगे बढ़े। आज प्रधानमंत्री जी के मन से देख लीजिए, ये तमाम गरीब कल्याण की योजनाओं का हम लोग जिक्र करते हैं। तमाम वो वादे जो हम लोगों ने किए थे, भले वो धारा 370 हटाने की बात हो, भले वो राम मंदिर निर्माण की बात हो, या फिर नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बात हो, ये तमाम वादों को हम लोगों ने पूरा किया। इन तमाम बातों का जिक्र प्रधानमंत्री जी के मन से किया जाता है। बट ऑन द कॉन्ट्ररी ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग मुद्दा उठाते हैं संविधान खत्म कर दिया जाएगा, आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा, लोकतंत्र की हत्या कर दी जाएगी। क्या ये मुद्दे हैं आज की तारीख में राजनीति में? जब आप इन विषयों को उठाते हैं तो आप कहीं ना कहीं डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की सोच में प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, जिन्होंने भारत के संविधान का निर्माण किया। ऐसे में मेरे प्रधानमंत्री, जब आप बोलते हैं संविधान की हत्या कर दी जाएगी, जिस संविधान की वजह से वो 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने, जिस संविधान की वजह से वो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, क्यों कोई उस संविधान को हटाएगा? आरक्षण के ऊपर 2015 का पूरा चुनाव इन लोगों ने लड़ लिया। क्या हुआ इन 10 सालों में? आरक्षण वहीं का वहीं। और मैं बार बार मैं इस बात को कहता हूँ कि भाई हम लोग हैं पहरेदार के तौर पर, हम लोग हैं सरकार के साथ उस मजबूत स्थिति में जहाँ पर सुनिश्चित किया जाएगा। और जब मेरे प्रधानमंत्री खुद बोल रहे हैं कि आरक्षण संविधान पर कोई आंच नहीं आएगी, और कैसे आ सकती है? बाबा साहब ने इतनी मजबूती दी है इन चीज़ों को, कैसे आ सकती है? रामविलास पासवान जब तक रहे, अनुसूचित जाति जनजाति एट्रोसिटी एक्ट में हम लोगों ने सरकार के सामने डट कर खड़े हुए, जब न्यायालय के द्वारा उसको डाइल्यूट करने की बात आई और सरकार ने तुरंत उस पर एक्शन लेते हुए उसको स्थापित करने का काम किया उसके मूल स्वरूप में। आज भी हम लोग उसी मजबूती से सरकार के साथ एक संरक्षक के तौर पर, भले वो संविधान हो, भले वो आरक्षण हो। और ये लोग लोकतंत्र की हत्या करेंगे जिन्होंने सन 75 में आपातकाल लगाकर सही मायनों में लोकतंत्र को पूरी तरीके से समाप्त किया, हर एक व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स को
इन लोगों ने छीनने का काम किया। लगातार लालू यादव ट्वीट करते हुए नजर आते हैं कि संविधान खतरे में, अपने संविधान की बात की। उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें साफ तौर से उन्होंने लिखा कि पीएम मोदी लोकतांत्रिक मूल्यों, लोकराज, मर्यादा और पद की गरिमा का त्याग करके जनता के बीच झूठ, भ्रम, नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये लोग क्या कर रहे हैं मुझे बताइए ना। 2015 में इन्होंने कहा था कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा। क्या वो झूठ नहीं था? क्या ये लोग झूठ नहीं बोल रहे कि जब ये संविधान बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान इतना हल्का है कि कोई भी इसको समाप्त कर देगा? ये लोग सिर्फ डराने की राजनीति करने के आदी हैं। राहुल गांधी रोज़ हर मन से सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करने का ये लोग काम करते हैं। और राजद उनका मजबूती से साथ देती है। राजद वही है ना जो लाठी में तेल पिलाकर लोगों को डराने का काम करती थी। राजद वही है ना जो कि 90 के दशक में जंगल राज की वजह से जानी गई। ये वही राजद है जो कि महिलाओं को अपमानित करने के लिए जानी जाती है। आज भी ये लोग जिस तरीके से महिलाओं को गाली देने का काम करते हैं, ये वही राजद है। इन लोगों के पास सिर्फ एक ही हथियार है। काम तो इन लोगों ने किया नहीं। बताएं 90 के दशक में इन लोगों ने बिहार के विकास के लिए क्या किया जिसके नाम पर वोट मांगेंगे? बता दें, या कांग्रेस बता दे कि इन 55 सालों में इन लोगों ने क्या किया जिसके नाम पर वोट मांगेंगे। इनकी नेता कहती कहती चली गई गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। कहाँ हट गई गरीबी? आज प्रधानमंत्री ने जब 25 करोड़ लोगों को पिछले 10 साल में गरीबी रेखा से बाहर निकाला, आज देश की नहीं तो आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था देश को बनाया। ये वो कार्य हैं जिसके आधार पर हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं। और सबसे बड़ा आधार भाई कम से कम हम लोग के पास एक नेता तो है। आप लोग बताएं ना, आपके गठबंधन का नेता कौन? आपकी नीति क्या? सिर्फ आरक्षण समाप्त हो जाएगा, संविधान खतरे में है, इससे गरीब व्यक्ति के घर में 2 वक्त की रोटी आ जाएगी क्या? आपके नेता जो हेलीकॉप्टर में बैठ के मछली लहराते हैं, हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं, तरह तरह की जूस दिखाते हैं, उनको पता था कि कितने भूखमरी से लोग मरते थे इससे पहले, जब मनमोहन जी की सरकार थी, जब इन लोगों की सरकार थी। आज मेरे प्रधानमंत्री ने 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देने का काम किया। ये वो लोग नहीं समझ पाएंगे जो हेलीकॉप्टर में मछली खाने का काम करते हैं, वो भी नवरात्रों में। लेकिन हेलीकॉप्टर को लेकर मीसा भारती ने भी बयान दिया कि जैसे बीजेपी और एनडीए का सैकड़ों हेलीकॉप्टर प्रचार के लिए निकल रहा है, वहाँ पर तेजस्वी यादव का एक हेलीकॉप्टर ही भारी पड़ेगा सब पर। भाई हेलीकॉप्टर तो चिराग पासवान का है, भारी तो वही पड़ने वाला है। 5 सीटों पर हेलीकॉप्टर छाप पर ही हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो मेरी बहन बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि ये एक हेलीकॉप्टर सब पर भारी पड़ने वाला है और इन पर तो खासतौर पे भारी पड़ेगा। हैविंग सेड दैट, हेलीकॉप्टर से कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप घूमिए हेलीकॉप्टर में। बट वो जो 56 पकवान दिखाकर देश की एक बड़ी गरीब आबादी को जब आप जलाने का काम करते हैं और आपके नेता बोलते हैं मिर्ची लगेगा कई लोगों को, गरीबों को ही मिर्ची लगा रहे हैं ना आप। जिन गरीबों के पास आज 2 वक्त की रोटी नहीं थी, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी गरीब कल्याण की योजना लेकर आए, आज आप उन्हीं को मछली जूस, ये वाटरमेलन, तो ये ऑरेंज जूस, तो ये बेल का जूस, तो ये लू से बचाएगा, गर्मी से बचाएगा। आपने कभी सोचा कि जो लोग आपकी सभा में आ रहा है उनके लिए वहाँ पे पीने के पानी की व्यवस्था भी है कि नहीं है? तो ये आपकी मानसिकता को दर्शाता है, ये आपके अहंकार को दर्शाता है। और अहंकार तो बड़ों बड़ों का नहीं रहा, इनका भी नहीं रहेगा। आप एक तरफ जहां लगातार पीएम मोदी के तमाम कार्यों को गिना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ, ये आखिरी सवाल रहेगा, वहीं दूसरी तरफ लगातार तेजस्वी यादव ये कहते हुए जनता के बीच में नजर आते हैं कि पीएम की कोई उपलब्धि नहीं है, इसलिए लगातार हिंदू, मस्जिद, संप्रदाय इसी के ऊपर बातचीत करते रहते हैं। कैसे जनता भ्रमित होगी क्या चिराग जी? मुझे बताइए, धारा 370 हटाना क्या ये उपलब्धि नहीं है? हमने अपने मैनिफेस्टो को पूरा किया। आप मुझे बताइए, राम मंदिर का निर्माण करना क्या ये उपलब्धि नहीं है? लंबे समय तक, दशकों तक इसी पे ही राजनीति होती रही थी, मंदिर को लेकर ही राजनीति ये लोग करते रहे। आप मुझे बताइए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, विमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर देश की एक आधी आबादी जिसकी से भावना से खिलवाड़ होता रहा कि लाया जाएगा लाया जाएगा, किन लोगों ने विरोध किया था भाई? इन्हीं लोगों ने। जब एक बार इसको सदन के पटल में लाया भी गया था, तब इन्हीं लोगों ने विमेन रिजर्वेशन बिल का इन लोगों ने विरोध करने का काम किया था। तो ऐसे में जहां ये तमाम उपलब्धियां, इसके साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था को 5वें नंबर पर लाना, बुनियादी ज़रूरतों को पहुंचाना, ये लोग नहीं समझ पाएंगे ना कि एक महिला के लिए एक शौचालय की क्या ज़रूरत है। जो लोग 5 स्टार कल्चर में पल्ले बढ़ने के आदी हैं, इनको नहीं पता चलेगा कि जब एक महिला चूल्हा चौकट करती है, उस धुएं से उसके ऊपर क्या नुकसान होता है। ये लोग नहीं समझेंगे कि ये उपलब्धि है। इन लोगों को उपलब्धि तब समझ में आती है जब किसी देश में कोई बड़ा घोटाला हो जाता है, तब इनको लगता है कि देश में इतना पैसा था जो कि लूट लिया गया। इनके लिए घोटाले उपलब्धि रहे हैं, भ्रष्टाचार उपलब्धि रहे हैं। 2004 से देख लीजिए,
कभी 2G का घोटाला, कभी कोलगेट का घोटाला, ये तमाम घोटालों की वजह से इन लोगों को अपनी उपलब्धियां लगती थी। आज देश में क्योंकि कोई बड़ा घोटाला नहीं हुआ, आज देश में क्योंकि कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ, आज देश में क्योंकि कोई बड़ी आपराधिक आतंकी घटना नहीं हुई, तो इसलिए इनको कोई उपलब्धि समझ में नहीं आती। बट उस गरीब व्यक्ति को समझ में आती है जिसके पास आज डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र के द्वारा आज उसको बेनिफिट्स मिल रहे हैं। आज जिस तरीके से किसान सम्मान निधि के माध्यम से हो, जिस किसानों को पैसा मिल रहा है, जिस महिला के अकाउंट में पैसा आ रहा है, उन लोगों को प्रधानमंत्री की उपलब्धियां समझ में आएंगी। हाजीपुर सीट को लेकर एक सवाल, पशुपति कुमार पारस ने पिछली बार शिवचंद्र राम को 2 लाख के मार्जिन पर हराया था, क्या मार्जिन रहेगा इस पर आपकी जीत का? भाई मैं कोई मार्जिन में बताकर मैं किसी के भी बुद्धि विवेक को कोई चुनौती नहीं देना चाहता। मैं एक बेटे के तौर पर हाजीपुर जा रहा हूँ, मेरे नेता के अधूरे कार्यों को पूरा करने की सोच के साथ जा रहा हूँ। मैं किसी इस लड़ाई में नहीं हूँ कि मार्जिन इतने लाख का होना चाहिए, उतने लाख का होना चाहिए। जनता जितना प्यार देगी वो मेरे सर आंखों पर। बहुत बहुत धन्यवाद।